नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत। ईडी विजय माल्या के खिलाफ संपत्ति जब्त करने के लिए तीसरी बार आदेश जारी कर सकता है। अभी तक ईडी माल्या की करीब 8,041 करोड़ की संपत्ति अटैच कर चुका है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि माल्या के खिलाफ तीसरा अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया जा सकता है। ईडी मुंबई की अदालत के बाद ये अटैचमेंट कर रही है। इससे पहले ईडी ने विजय माल्या को कई बार भारत लौटने के लिए समन भी जारी किया, लेकिन माल्या वापस नहीं आए। और योग गुरु बाबा रामदेव पतंजलि के बाद अब क्लोथिंग लाइनिंग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। परिधान के नाम से उनकी क्लोथिंग लाइन होगी, जिसमें अब वो जीन्स और फॉर्मल कपड़े बेचते हुए नजर आएंगे। उनकी पतंजलि की कामयाबी के बाद देश के बाहर भी कारोबार को फैलाने की योजना है। पुरुष और महिलाओं के लिए कपड़े बनाएंगे जो सिर्फ पारंपरिक कपड़े नहीं होंगे, बल्कि जीन्स जैसे मॉडर्न कपड़े भी उनके लिए बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं बाबा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आधुनिकता के साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि हमने पहले से ही नेपाल के बाजार में प्रवेश कर लिया है। बांग्लादेश के बाद उनका अगला लक्ष्य अफ्रीका के बाजार में प्रवेश करने का है। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने कहा कि उनके सामने बैंकिंग सिस्टम में भी उतरने का प्रस्ताव आया है, जिस पर वो विचार कर रहे हैं। आप में से करीब आधे पत्रकारों ने भी जीन्स पहन रखी है, तो हम भविष्य में जीन्स भी लॉन्च करेंगे। स्वदेशी वस्त्र तो हम चाहते ही हैं, स्वदेशी वस्त्र भी हो, लेकिन यदि जीन्स भी पहने हो तो स्वदेशी पहने। लेकिन जीन्स स्वदेशी क्यों नहीं हो सकती, विदेशी कंपनियों की क्यों? तो हम स्वदेशी वेशभूषा भी लाएंगे और विदेशी वेशभूषा को भी स्वदेशीकरण कर देंगे। तो अभी कोई बैंक को खोलने की स्कीम नहीं है। बहुत से बैंक ऐसे 2-3 प्रस्ताव हमारे पास में जरूर आए कि वो उस बैंक को चला नहीं पा रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक था, तो वो कह रहे थे कि पतंजलि इसको चला ले, लेकिन अभी हमने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और आगे भी 1-2 साल तो ऐसा विचार है नहीं बैंकिंग में आने का। और वहीं सैमसंग ने दुनिया भर से ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वो गैलेक्सी नोट 7 का इस्तेमाल बंद कर दें और जल्द से जल्द इस फोन को बदल लें। कंपनी का यह फैसला बैटरी फटने और आग पकड़ने की खबरों के बीच लिया गया है। साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग का यह फैसला अमेरिका के अपने ग्राहकों को जारी किए गए निर्देश के बाद आया है, जिसमें उन्होंने फोन बदलने या फिर फ्लाइट में फोन ना इस्तेमाल करने की हिदायत दी थी। कंपनी ने कल अपनी वेबसाइट पर पोस्ट जारी कर दुनिया भर के ग्राहकों को गैलेक्सी नोट 7 बदलने की अपील की है और साथ ही कहा है कि बदले में कस्टमर्स को कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी फोन भी दिया जाएगा। और अब बात टेल्गो ट्रेन की। दिल्ली और मुंबई के बीच सफर के वक्त की दूरी कम करने के लिए निकली टेल्गो ट्रेन ने फाइनल ट्रायल पास कर लिया है। टेल्गो ट्रेन शनिवार को दिल्ली से दोपहर 2:45 पर निकली और मुंबई के लिए चली। स्पीड रही ट्रेन की 150 किलोमीटर प्रति घंटा और मुंबई सेंट्रल पर यह ट्रेन रात को 2:32 पर पहुंच गई, यानी निर्धारित वक्त से केवल 3 मिनट लेट रही ये ट्रेन। फाइनल ट्रायल में दिल्ली से मुंबई की दूरी को तय करने में टेल्गो ट्रेन को 11 घंटे 47 मिनट का वक्त लगा, जबकि राजधानी जैसी ट्रेन अक्सर दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 16 घंटे लेती है। इस ट्रेन के यात्रियों के खुलने के बाद दिल्ली से मुंबई का सफर 4 घंटे कम हो जाएगा। आखिरकार दिल्ली से मुंबई के सफर को 4 घंटे कम करने में टेल्गो को कामयाबी मिल गई। कल दोपहर 2:45 टेल्गो दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई थी और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रात 2:34 पर मुंबई पहुंची, यानी 12 घंटे पूरे होने से 11 मिनट पहले टेल्गो दिल्ली से मुंबई पहुंची। मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं स्पेनिश ट्रेन टेल्गो, जो कि अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी है और हमको आप अंदर का दिखा दें कि अंदर क्या है, अंदर क्या खूबी है। मुंबई सेंट्रल में ट्रेन है, आप देख सकते हैं जो उसमें जो सीट्स लगे हैं वो किस तरह सीटें हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा राजधानी से ट्रेन जो है मिलती जुलती है। हम लोगों को बेसिकली ये ट्रायल देखना था कि हमें कंपेयर टू राजधानी कितना टाइम इसमें हम सेव कर सकते हैं। तो हमने जितना एस्टिमेट किया था कि इतना सेव हो जाना चाहिए और 2.5 से 3.5 घंटे तक डिफरेंट स्पीड्स में डिफरेंट। इससे पहले दिल्ली से मुंबई के ट्रायल में 3 बार टेल्गो देर से पहुंची थी। टेल्गो स्पेन से लाई गई ट्रेन है जो अधिकतम 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। टेल्गो में हल्के कोच लगे हुए हैं, जिसकी वजह से तेज रफ्तार हासिल करने में आसानी होती है। टेल्गो का पहला ट्रायल उत्तर प्रदेश के बरेली से मुरादाबाद के बीच कराया गया था।
टेल्गो का दूसरा ट्रायल हरियाणा के पलवल से उत्तर प्रदेश के मथुरा के बीच हुआ था। 9 कोच वाली टेल्गो ट्रेन में एक पावर कार, एक पेंट्री कार और बाकी सवारी कोच हैं। उधर विवादों के बीच रेलवे ने 9 सितंबर से फ्लेक्सी फेयर सिस्टम को लागू कर दिया है। रेलवे ने साफ किया कि फ्लेक्सी सिस्टम सर्ज प्राइसिंग से बिल्कुल भी अलग है। रेलवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि फ्लेक्सी फेयर सिस्टम के तहत कोई तत्काल सरचार्ज नहीं लगेगा। स्कीम के तहत रेलवे जल्द ही लॉयल्टी पॉइंट सिस्टम भी लागू करेगा। स्कीम में पीक सीजन में भी किराए में कोई भी बदलाव नहीं होगा। 10 दिन पहले बुकिंग पर भी किराए में अंतर नहीं होगा। फ्लेक्सी स्कीम के तहत एक तय सीमा तक ही किराए में बढ़ोतरी होगी। 2 दिन में रेलवे की फ्लेक्सी फेयर स्कीम को काफी बेहतरीन रिस्पांस मिला है। 9 सितंबर को स्कीम के तहत 21,000 और 10 सितंबर को 29,000 टिकट की बुकिंग हुई। फ्लेक्सी फेयर सिस्टम कुल 142 ट्रेनों पर ही लागू है। अब तक सरकार इस बारे में विचार कर रही थी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। अब सरकार ने इस बारे में एक कदम और बढ़ाते हुए जनता से एक साथ चुनाव कराने पर राय मांगी है। सरकार ने mygov.com पर सवाल पोस्ट किए हैं, जिसके जवाब आप 14 अक्टूबर तक दे सकते हैं। आम जनता के साथ एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज भी अपनी राय दे सकते हैं। संविधान विशेषज्ञ ब्यूरोक्रेट से भी उनकी राय मांगी गई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी एक साथ चुनाव कराने पर अपनी सहमति जताई थी। बीपीएल की पहचान के लिए एक नई कमेटी का गठन होगा। नीति आयोग ने सरकार को एक नई कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। गरीबी पर बनी टास्क फोर्स ने पनगड़िया की अध्यक्षता में पीएमओ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। गरीबी मिटाने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। कमेटी में राज्यों के संबंधित पक्ष भी शामिल होंगे। वित्त वर्ष 2016-2017 में सरकार ईपीएफओ की दर में कटौती कर सकती है। सरकार ईपीएफओ दर में कटौती कर उसे 8.6% पर ला सकती है, जबकि इससे पहले वित्त वर्ष 2015-16 के लिए भी ईपीएफओ की दर में कटौती की गई थी। ये कटौती 8.8% से घटाकर 8.7% तक कर दी गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की 8.6% दर करने पर सहमति बन गई है। दरअसल मार्च में बॉन्ड्स पर रिटर्न में 0.60 से 0.70% तक की कटौती हुई है। सरकार स्मॉल सेविंग्स पर ब्याज दर रिटर्न के लिहाज से तय करती है। ऐसे में प्रोविडेंट फंड्स के 8.8% पर बरकरार रहने की उम्मीद काफी कम हो गई है। वित्त मंत्रालय ने पीएसयू बैंकों की कैपिटलाइजेशन नियमों में बदलाव किए हैं। बैंकों में पैसा ना डालने पर कुछ बदलाव किए गए हैं और इस बारे में बैंकों में पैसा डालने के लिए वित्त मंत्रालय ने नए तरीके से मापदंड तय किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उन बैंकों में पैसे डाले जाएंगे जो कॉस्ट ऑपरेशन, रिकवरी, क्रेडिट क्वालिटी के नियमों को पूरा करेंगे। अक्टूबर-दिसंबर में आने वाले बैंकों के नतीजों के जरिए सरकार तय करेगी कि दूसरे चरण में पैसा किन बैंकों में दिया जाए और किन को नहीं। सरकार ने पहले चरण में 13 बैंकों में करीब 22,915 करोड़ रुपए डाले थे। सरकार का कहना है कि करीब 75% पैसा दिया जा चुका है, जिसमें बैंकों को लेंडर ऑपरेशन के जरिए फंड जुटाने में मदद मिलेगी। और वहीं सितंबर में 3 बड़े आईपीओज मार्केट में लॉन्च होने जा रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और जीएनए एक्सेल्स आईपीओ के जरिए सभी कंपनियां करीब 7,000 करोड़ रुपए जुटाएंगी। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज कल यानी सोमवार को अपना आईपीओ लाने जा रही हैं। कंपनी आईपीओ के जरिए 894 करोड़ रुपए जुटाएगी। वहीं जीएनए एक्सेल्स का आईपीओ 14 सितंबर को आएगा। जीएनए एक्सेल्स इससे करीब 130 करोड़ रुपए जुटाएगी। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का आईपीओ 29 सितंबर को आने जा रहा है। इसके जरिए कंपनी 6,057 करोड़ रुपए जुटाएगी। 2016 की शुरुआत से ही करीब 17 कंपनियां अपना आईपीओ ला चुकी हैं और खुद को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करा चुकी हैं। रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक से परेशान बायर्स के लिए एक अच्छी खबर आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिटेक को एस्क्रो अकाउंट खोलने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि बिल्डर खाते की रकम का इस्तेमाल प्रोजेक्ट को पूरा करने में ही लगाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अधर में लटके प्रोजेक्ट को
जल्द से जल्द पूरा किया जाए और बायर्स को जल्द पोजीशन भी दिया जाए। वहीं बिल्डर पर दबाव भी बनाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कमीशन का भी गठन किया है, जो ये देखेगा कि एस्क्रो अकाउंट का बिल्डर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है या फिर नहीं। ई कॉमर्स कंपनियों में छटनी की खबर के बीच एक अच्छी खबर भी अब आ रही है। खबर यह है कि फ्लिपकार्ट इस फेस्टिव सीजन में करीब 10,000 अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी दे सकता है। इस हायरिंग की वजह फेस्टिव सीजन में कस्टमर्स की बढ़ती हुई डिमांड है। डिलीवरी और लॉजिस्टिक सर्विस के लिए कंपनी ने यह फैसला लिया है। फ्लिपकार्ट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नितिन सेठ का कहना है कि फेस्टिव सीजन के दौरान कंपनी बिग बिलियन डेज सेल ऑफर लाने जा रही है, जिसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी बॉयज की जरूरत होगी। इसके साथ ही नितिन सेठ ने पिछले साल के फेस्टिव सीजन के मुकाबले इस साल बेहतरीन सेल होने की उम्मीद भी जताई है। वहीं स्नैपडील भी 15 सितंबर से 15 नवंबर के बीच स्मूथ डिलीवरी के लिए बड़े स्तर पर हायरिंग करने जा रहा है। बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। शहाबुद्दीन की रिहाई ने राजनीति की दुनिया में भूकंप ला दिया है। शहाबुद्दीन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तुलना झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से क्या की कि बिहार की राजनीति में तो भूचाल आ गया। शहाबुद्दीन ने तो साफ कर दिया कि उनके नेता केवल लालू प्रसाद यादव हैं। तो वहीं आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि वो नीतीश कुमार के नाम से पहले से ही सहमत नहीं थे। बिहार की सियासत में भूचाल, लालू को सीएम बनाने की उठी मांग। शहाबुद्दीन ने जो आग लगाई उसमें घी डल चुका है। शहाबुद्दीन ने तो कहा कि वो केवल लालू को अपना नेता मानते हैं, तो वहीं आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी शहाबुद्दीन के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि नीतीश कुमार को गठबंधन ने सीएम कैंडिडेट चुना है, जनता ने नहीं। रघुवंश प्रसाद ने यह भी कहा कि वो नीतीश कुमार के नाम से सहमत नहीं थे, लेकिन महागठबंधन के फैसले के बाद उन्हें मजबूरन मानना पड़ा। महागठबंधन के लोगों ने बैठकर के पहले ही फैसला ले लिया। मैं सहमत नहीं था, लेकिन नेताओं ने बैठकर फैसला ले लिया, तो नेता बैठकर फैसला ले लेगा तो उसको तो मानना न पड़ेगा। हम तो कह रहे थे कि नेता लालू यादव और मुख्यमंत्री हैं ही, आगे घोषित करने की नहीं जरूरत है। ये मुख्यमंत्री रहते हुए जीत हो जाती तो कौन कहता है नहीं रहेंगे दूसरा होगा। लेकिन उधर से था कि नहीं ऐलान कर दीजिए, तो वहाँ मुलायम सिंह जी के यहाँ सबकी बैठक हुई, वहीं तय हुआ। वहीं भागलपुर सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को पहले परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताया, फिर उन्हें बिना जनाधार वाला नेता बताते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से तुलना कर दी। वही मधु कोड़ा जो निर्दलीय होने के बावजूद झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए थे। शहाबुद्दीन के इस बयान से जेडीयू भड़क गई है। एक होता है जो गठबंधन बना और परिस्थिति ऐसी बनी कि हमने ऐसे आदमी को जैसे आपको मैं बता दूं, कोड़ा को मधु कोड़ा को सिर्फ 2 सीट पर आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब उतना ज्ञान तो मुझे नहीं है, लंबे अरसे तक जहां लोग प्रवास किए हैं उतना ज्ञान कम से कम हम लोगों को नहीं है। उनका ज्ञान उनको मुबारक। महागठबंधन के घटक दल ने तय किया माननीय नीतीश कुमार जी को, परिस्थिति जन्य नहीं बल्कि जनता के मनोभाव के अनुकूल। जेल से रिहाई के बाद सीवान जाते वक्त शहाबुद्दीन के काफिले की सैकड़ों गाड़ियों ने मुजफ्फरपुर में टोल नहीं चुकाया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इन गाड़ियों को रोककर पैसे मांगे। बेशक शहाबुद्दीन की वापसी से बिहार में खौफ की वापसी हुई है, लेकिन भागलपुर सेंट्रल जेल से जमानत पर छूटे आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन दोबारा सलाखों के पीछे जा सकते हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि वो शहाबुद्दीन को फिर जेल भेजने के लिए जल्द ही उनकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। मेरे पास तो कल शाम को किसी का फ़ोन आया जिन्होंने बोला कि मेरे बेटे को मार दिया था और मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत खतरा है और इनको बेल मिलने से, तो आप मेरी मदद करिए इनकी बेल कैंसिल कराने के लिए। तो मैंने बोला मैं ज़रूर मदद करूंगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि भाई बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसे नोटोरियस गैंगस्टर को, जिसके खिलाफ इतने सारे कन्विक्शंस हो चुके हैं मर्डर किडनैपिंग वगैरह के, और जो इतना खतरनाक आदमी है उसको बेल दे देना तो बिल्कुल सही नहीं है। तो इसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगे जैसे ही वो कागज़ आ जाते हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार ने क्या मदद करी या नहीं करी, लेकिन ये तो फैक्ट है कि भाई शहाबुद्दीन आरजेडी के मेंबर थे और आरजेडी आज रूलिंग कोalition का हिस्सा है
बिहार में, तो हो सकता है सरकार ने मदद करी हो, लेकिन मुझे इसकी कोई निजी जानकारी नहीं है। शहाबुद्दीन 11 साल के बाद कल ही जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। वहीं शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार पर निशाना साधने का सिलसिला जारी रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रॉयल नेपाल एयरलाइंस की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और बताया जा रहा है कि विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। करीब रात 8 बजे ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर रॉयल नेपाल एयरलाइंस की इमरजेंसी लैंडिंग और यात्री सभी सुरक्षित। हमारे साथ इस बारे में और जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। समीर, आखिरकार क्या वजह रही कि इमरजेंसी लैंडिंग हुई? जी बिल्कुल, तकरीबन 8 बजे की घटना है जब रॉयल नेपाल एयरलाइंस ने दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करी है और उसके पीछे बताया जा रहा है कि टेक्निकल ग्लिच वजह है जिसके चलते इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी, यानी कि तकनीकी खराबी के चलते विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करवाया गया। और जैसा कि सूत्र बताते हैं तब सभी यात्री सुरक्षित हैं और फिलहाल रनवे शट है, यानी कि रनवे को बंद कर रखा है और विमान को रनवे से हटाया जा रहा है। और इसके बाद पूरी जांच के बाद विमान को वापस आगे के लिए उड़ान के लिए रवाना कर दिया जाएगा। जी समीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रॉयल नेपाल एयरलाइंस की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। भागदौड़ वाली लाइफ में आपने कई बार अपनों के साथ टाइम बिताने की सोची होगी, लेकिन आपको शायद वक्त नहीं मिल पाता होगा। लेकिन अब आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां आप अपने अपनों के साथ भी वक्त बिता सकते हैं और अपने कुत्तों को भी साथ लेके जा सकते हैं। इस जगह का नाम है वुफ वुफ फार्म। यहाँ पर आपके कुत्ते के नहाने के लिए स्विमिंग पूल से लेकर कपड़े और खाने पीने के पूरे इंतजाम हैं। भाग दौड़ वाली लाइफ में कई बार हम अपनों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन अब इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां आप अपनों के साथ साथ अपने कुत्ते को भी साथ ले जा सकते हैं। इस जगह का नाम है वुफ वुफ फार्म। यहाँ आपके कुत्ते के लिए नहाने से लेकर स्विमिंग पूल, कपड़े और खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। इसे शुरू करने का आइडिया है 3 दोस्तों का। हमारे कैफ़े का नाम है वुफ वुफ फार्म। ये बेसिकली डॉग्स के लिए कैफ़े है, एक ऑल आउटडोर्स कैफ़े, एक प्राइवेट फार्म हाउस पे हमने करा हुआ है। सो बेसिकली डॉग्स के लिए एक स्विमिंग पूल है, डॉग्स के लिए फ़ोटो बूथ है, डॉग्स के लिए यहाँ पे ट्रेनर है, डॉग्स का फूड मेन्यू है। तो हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट किया है अपने खुद के बलबूते पे, जहाँ पे डॉग्स आएँ, आराम से ऐश करें, चिल करें, नए कुत्तों से मिले, अपने नए दोस्त बनाएं, सोशलाइज़ करें। एंड वर्ल्ड वाइड ये कॉन्सेप्ट चलता है बहुत कि डॉग्स के लिए भी एक कैफ़े, एक रिलैक्सेशन प्लेस होनी चाहिए। क्यों सिर्फ ह्यूमंस के लिए, क्यों डॉग्स के लिए क्यों नहीं? तो उसी हमने कॉन्सेप्ट को लेके थोड़ा अपने एरिया में शुरू किया है कि नॉर्थ जोन, बेसिकली नॉर्थ जोन को फोकस कर रहे हैं कि यहाँ के डॉग्स के लिए एक ऐसा एरिया क्रिएट करना है हमें जहाँ पे सारी इनके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। एक्चुअली मेरे पास खुद भी डॉग था और वी वर नॉट हैविंग एनी प्लेस ताकि हम इसको लेके जाएं जहाँ पे खेल सके, स्विम कर सके। तो हमारे फ्रेंड का फार्म खाली था, हमने कहा सोचा कि भाई यहीं पे कुछ शुरू किया जाए ऐसा, ताकि डॉग्स वगैरह आए, अपना संडे टाइमिंग है सबका, दे कैन कम हेयर एंड सोशलाइज, यहाँ पे आके मिले सबसे। सो इसलिए हमने सोचा कि कुछ ऐसा नया शुरू करते हैं। यहाँ आने वाले लोग भी इस इनोवेटिव आइडिया को लाइक कर रहे हैं और यहाँ आकर एंजॉय कर रहे हैं। Snoopy hates swimming, but now he's loving it. So gradually he's learning, and everything is very good, well managed, and hospitality wise they are very good. इनिशिएटिव है डॉग लवर्स के लिए और यहाँ पे मतलब आप अपने डॉग्स को ले आ सकते हैं, मतलब संडेज को, और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है डॉग्स के लिए और काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं डॉग्स की। अगर आप भी अपने कुत्ते के साथ वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ आने के बारे में सोच सकते हैं। सुजीत कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।